नमस्कार, आमने सामने में आप सभी का स्वागत है। एक लंबे समय से भारत के अंदर टॉलरेंस और इनटॉलरेंस, सहिष्णुता और असहिष्णुता को लेकर न सिर्फ बहस हुई, बल्कि समाज का एक वर्ग जो बुद्धिजीवी कहलाता है वो सड़कों पर भी उतरा और एक खास पार्टी को घेरता हुआ दिखाई भी दिया। लेकिन हाल की कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो बड़े सवाल उठाती हैं, डराती भी हैं समाज में लोगों को। जब हमने देखा कि जायरा वसीम, जो दंगल में गीता फोगट के बचपन का किरदार जिसने किया है, जब उसको अलगाववादियों ने फतवा जारी किया, धमकियां दी गईं, उसके पहनावे पे, उसकी इस पसंद पर कि फिल्म में वो कलाकारी, वो अदाकारी करना चाहती है, उसने जिस तरह के कपड़े पहने, उसकी इच्छा पर, हर चीज पर सवाल उठाया गया। उसके बाद ये सिलसिला यही नहीं थमता है, फिर आता है सुहाना सईद का मसला, जिसने एक हिंदू भजन गाया और उसके बाद उसको फतवा जारी किया गया। और अभी हाल ही में नाहिद आफरीन, जो मात्र 16 साल की लड़की है असम की, वो गाना गाती है, वो सिंगर है, इंडियन आइडल जूनियर में 2015 में वो रनर अप थी। जब उसने ISIS के खिलाफ एक गीत गाया तो उसके खिलाफ 46 मौलवियों ने फतवा जारी करा। आखिर ये फतवा है क्या? और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, इस पर जब तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग जो तमाम और मसलों पर सड़क पर निकल के आता है, मुखर होता है, जब उसकी खामोशी होती है, वो समाज को डराती है। आखिर क्या वजह है कि वो खामोश है, और क्या वजह है कि क्या अब समाज को फतवा चलाएगा या फिर समाज चलेगा भारतीय संविधान से, पुलिस से, IPC से? इसी पर हम चर्चा करेंगे आज कि ये फतवा की परिभाषा क्या है, क्योंकि जब परिभाषा की बात होती है तो कुरान मजीद के तहत उसकी परिभाषा दी जाती है, और उसको कहीं ना कहीं तमाम वो वर्ग भी जो लगातार ये कहता आया है कि फतवा डराने के लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से हमने देखा इन मासूम लड़कियों को उनकी इच्छा के खिलाफ जीने, उनके राइट टू एक्सप्रेशन के आड़े आते हैं ये फतवे, तब क्यों नहीं लोग मुखर होते हैं? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मौलाना अतहर दहलवी हैं, आपका स्वागत है मौलाना, और साथ ही हैं अवनिजेश अवस्थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। मौलाना, आप ही से शुरू करना चाहेंगे। फतवा क्या है, क्या इसकी परिभाषा है? क्या फतवा डराने के लिए समाज में दिया जा रहा है लगातार? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, फतवे के शाब्दिक अर्थ है फत्व, यानी अरबी का वर्ड है फत्व, जिसके मायने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा शोध करके उसको बताना। और यकीनी तौर से फतवा जो है वो डराने के लिए नहीं है। और फतवा भारत जैसे जहाँ सेकुलर स्टेट के अंदर फतवे के मायने ये नहीं कि जो भी मुफ्ती कहे उसको मान लिया जाए। लेकिन मौलाना, यहाँ जरा सा आपको रोकना चाहूंगी। जो फतवे की आपने परिभाषा दी, अगर ये परिभाषा है तो फिर इन तमाम लड़कियों को रोकने के लिए ये फतवा क्यों जारी किया जा रहा है, और कहाँ आप लोगों का विरोध सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं उसी पे चीज़ पे अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए, पहली चीज़ है, इस्लाम के कायली कानून इसको हुदूद कहते हैं। जैसे शराब है, रैप है, औरत के इसमतदरी है या औरतों पर इल्ज़ाम लगाना है, वो कवानीन है जिसमें कोई रद्दोबदल किसी सूरत में कहीं नहीं है। हाँ, भारत जैसे मुल्क में उसमें भी हम IPC की पाबंदी को लाजिम ठहराते हैं। जहाँ तक इन तीनों बच्चियों की बात है, मैंने कल भी अर्ज किया था, हिंदुस्तान के अंदर 10 ऐसे भजन हैं जो भारत में सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं और भारत में सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। और एक अच्छी बात यह कि उन 10 के 10 भजन के म्यूजिशियन, उनके गाने वाले, उनके लिखने वालों में कोई भी एक हिंदू, कोई भी एक सिख, कोई भी दूसरे, सारे के सारे मुसलमान हैं। ये जो जिन लोगों ने ये फतवा दिया, एक छोटी सी बच्चे को डराने की कोशिश की है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान जिसकी बुनियाद इस्लाम के नाम पर पड़ी थी और डबल यानी 2 नेशन थ्योरी जिसकी बुनियाद पर हुआ था, उस पाकिस्तान में नूरजहां, उसके बाद सैयदा नैयर, और दूसरी यहाँ तक कि रूना लैना, रेशमा, और ये तमाम लोग निकल के, और अभी रईस जैसी फिल्म के अंदर पाकिस्तानी अदाकाराएं खुल के सामने आ रही हैं। बांग्लादेश जो आसाम के बराबर में रखता है, वहाँ रूना लैना ने झूले झूले लाल कह के जो पूरे बर्र-ए-सग़ीर को जो है अपना दीवाना बनाया था। इसी आसाम के अंदर एक चीज़ हम भूल रहे हैं जो हमको मालूम है, इसी आसाम में एक बच्ची, इसका नाम है तानिया। इस तानिया ने, पूरा नाम इसका तरन्नुम तानिया, इस तानिया की एक नहीं 3 एल्बम को जो है टाइप म्यूजिक ने बनाया, और इस बच्ची ने बहुत नाम कमाया। सवाल ये है, कोई कहाँ अदाकारी करना चाहता है, कोई कैसे गाना चाहता है? मुमताज़ या मधुबाला से किसी ने नहीं पूछा था कि आप जिस वक्त ये गाना गाएंगी कि मोहे पनघट पे छड़ गए, तो उसमें उनके मजहब को किसी ने नहीं पूछा था। भारत जैसे देश के अंदर धर्म को वहां तक रखा जाना चाहिए जहां तक वो मुझको, मेरी अधूत को पाबंद रखता है। मैं समझ मौलाना जी, अवनिवेश जी, क्या आपको लगता है जो दलीलें ये दे रहे हैं, फिर क्या वजह है इन फतवों की? क्या ये समझ नहीं है? क्योंकि ये फतवा जारी करने वाले 46 मौलवी हैं, जो तालीम, जो दीनी जानकारी इनको है, ये उनको भी है, तमाम लोगों को।
ऋतु जी, एक बात तो आपको स्पष्ट हो गई होगी कि मेरे बराबर में देहलवी साहब बैठे हैं और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि इसका इस्लाम से, शरीयत से कोई संबंध नहीं है। इससे पहले खूब गाए जाते रहे, भजन गाए जाते रहे हैं, देशभक्ति के गाने गाए जाते रहे, लेकिन आपने एक अपनी भूमिका में एक सवाल उठाया था। सवाल ये उठाया था कि जिस देश में पिछले 2-2.5 वर्षों में लगातार वो तमाम बुद्धिजीवी जो मोमबत्ती लेकर के जहां तहां जिस मर्जी चौराहे पर, मंडी हाउस के चौराहे पर या जंतर मंतर में इकट्ठे हो जाते थे, वो कहां छुप गए हैं? अब उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कोई आघात नजर नहीं आ रहा, अब उनको असहिष्णुता नजर नहीं आ रही। वो लोग जो कह रहे थे कि हम इस देश में डर लग रहा है, मैं तो घर यहाँ देश छोड़ करके बाहर जाना चाहता हूँ या जाना चाहते हैं मेरे परिवार वाले, वो सब कहाँ हैं? हैरत की बात यह कि ये तो बहुत कम लोग हैं, ये फतवा देने वाले या फतवा जारी करने वाले वो तो बहुत कम लोग हैं, लेकिन इनको वैचारिक जो बल देते थे वो लोग, उनका एक जो राजनीतिक, निहायत राजनीतिक उद्देश्य था, उसको एक्सपोज करना जरूरी है, क्योंकि बात सवाल फतवों की नहीं है, बात उसको एक वैचारिक समर्थन, वैचारिक देने की, खामोशी से उनको ताकत देने खामोशी नहीं है उनकी, ये सिर्फ खामोशी नहीं है, इनका समर्थन है, ये सिर्फ खामोशी नहीं है, ये उनका समर्थन है उनको। लेकिन मौलाना, सवाल ये उठता है कि इनको ये हक दिया किसने? क्यों नहीं बहिष्कार हो रहा? क्यों नहीं तमाम और मौलाना, मौलवी, आप हैं, आपके साथ के और लोग हैं, क्यों नहीं बाहर निकल रहे हैं? अगर मान लें अजमेर जिस तरह से कह रहे हैं कि तमाम बुद्धिजीवियों की कमी दिखाई दे रही है, तो कमी नहीं है, वो छुपे हुए हैं, उनके राजनीतिक उद्देश्य है, उस उद्देश्य से वो करते हैं काम। वो कोई भी डिमांड, कोई भी वक्तव्य जारी करते हैं, उनका निहायत राजनीतिक उद्देश्य है, उनका बुद्धिजीवियों से या बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है, अकादमिक जगत से उसका कोई संबंध नहीं होता। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य पीछे जाना चाहूंगा। देखिए, फतवे की अहमियत और हसलियत यह है कि जैसे कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी शुरू हुई तो यूनानी मसरी अंजुमन मनहाज रसूल ने मुफ्तियों का ग्रुप बनाया और पूछा, क्या ये जो पत्थरबाजी हो रही है, ये पैरामिलिट्रीज को मारते हैं, स्टोन करते हैं, लोगों को मारते हैं, इस पर राय दीजिए। आपको दिलचस्प बात यह है, और मैं समझता हूँ बड़ी फक्र की बात है, कश्मीर के मुफ्तियों ने भी कहा यह सरासर गैर इस्लामी है, लेकिन कल एक वीडियो आता है जिसमें वो इस्लाम की दुहाई देकर पत्थरबाजी को जायज़ करार देता है। मेरा कहना यह है, धर्म की आड़ के अंदर जो धार्मिक कार्य वो तो कीजिए, लेकिन जो ये फतवा पहले, ये जिन लोगों ने 44-45 लोग जो भी हैं, इसमें सच्चाई की बात है, चूंकि अंजुमन मनहाज रसूल का जो गर्ल्स स्कूल जामिया फातिमा ज़हरा है वो उसी जगह पे, इसमें से एक भी आदमी काबिल नहीं इसको कहा जा सके ये मुफ्ती और ये फतवा दे सकता है। फतवे को आप देखिए, जिस वक्त गांधी जी का पूरा आंदोलन चल रहा था, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फतवा है क्या। तो सिविल नाफरमानी तहरीक के मौके पर दारुल उलूम देवबंद ने एक फतवा दिया कि हम अंग्रेजों की हर चीज़ का बहिष्कार करेंगे, हम खद्दर पहनेंगे, मुल्क आज़ाद हो गया। लेकिन देवबंद वालों से पूछा गया कि आप खद्दर, आज भी देवबंद में एक दुकान है जिसमें खद्दर बिकती है, कि आप खद्दर क्यों बेचते हैं? तो उन्होंने कहा मुल्क आजाद हुआ है, पर फतवा अब भी चल रहा है। आपने एक बात कही, फतवा दिया गया, बहिष्कार किया गया। जब बहिष्कार और फतवा एक ही चीज कह रहा है, जब आप बहिष्कार की बात करते हैं और इन लड़कियों के खिलाफ जब आप फतवा जारी करते हैं और आप कहते हैं कि अगर ये गाएंगी, 25 मार्च को एक कॉन्सर्ट है जिसमें उस लड़की को गाना है, 18 साल की नाहिद को, आप जब उसे रोकते हैं तो इसका मतलब आप बहिष्कार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ बिल्कुल इस मौके पे समाज के उन लोगों को, जिसकी तरफ हफ्ती जी ने इशारा करा, हमारे यहाँ के सेकुलरिज्म हो या राइट विंग्स हो, हम लोग मतलब की राजनीति करना जानते हैं। हमको राष्ट्रीयता को, मानवता को, देखिए ये सबसे बड़ा सवाल इसमें मैं समझता हूं, और मैं दूरदर्शन जैसे एक जिम्मेदार चैनल बैठा हूं, ये सबसे बड़ा मतलब भारतीय संस्कृति का है। और जब भारतीय संस्कृति की मैं बात करता हूं, उसमें बांग्लादेश को भी जोड़ता हूं, पाकिस्तान को भी जोड़ता हूं। ये वह धरती है जहां औरतों ने राजनीति में भी अपना मकाम बनाया, क्या वो बेनजीर हो या पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंदर या भारत में। और इन मुफ्तियों से कोई पूछे, इनकी अकल पे मुझको खप्त होता है कि वो आसाम जहां अनवरा तैमूर जैसी औरत जो मुख्यमंत्री रह चुकी हो, उस आसाम के अंदर ये लड़कियों को ये कहें क्या कहो और क्या न गाओ, और ये अपने आप में शर्म की बात, सिर्फ निंदाजनक बात नहीं है जो अवस्थी जी ने कहा। इस पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और समाज के जिम्मेदार लोगों को ऐसे लोगों का बहिष्कार करना चाहिए। क्या अवस्थी जी आपको लगता है कि जब तस्लीमा नसरीन को फतवा दिया गया, जब इस तरह से लेखिकाओं को उनके विचारों पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जाती है, सलमान रुश्दी को दिया गया, उसने ताकत बढ़ाई इन तमाम वर्गों की, इन मौलानाओं की, इन मौलवियों की? मुझे लगता है ऋतु जी, हम थोड़ी सी गलती कर रहे हैं कि उन लोगों ने जब फतवा दिया गया तो इसलिए उनकी ताकत बढ़ाई। इससे ताकत नहीं बढ़ी। ताकत बढ़ी उन लोगों से जो जेएनयू में जाकर के खड़े हो गए थे कि भारत के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस आवाज़ को कहा गया कि ये दबाने की कोशिश की जा रही है, जब उसका विरोध हुआ। आज उन लोगों को जाकर के उस नाविदा के सामने साथ खड़ा होना चाहिए। वो हैं कहाँ लोग? उनको होना चाहिए कि हम साथ खड़े हैं। इसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी का सवाल है। इस देश में भारत का संविधान
प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के तहत गाने का, पहनने का, खाने का, सोने का, रहने का, जीवन शैली का हक देता, अधिकार देता है। आज वो हैं कहाँ लोग? वो तमाम लोग, मैं ढूंढ रहा हूँ उनको कि इतने दिनों से मुझे कहीं नज़र आ जाएं। वो जो इतनी सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन इतनी सारी घटनाओं के बावजूद वे कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो वो जो वैचारिक, वो छोटी मोटी पत्रिकाओं में कहीं छोटा मोटा वक्तव्य कहीं ट्वीट करके कर देंगे, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे। मैं आह्वान करता हूं कि वो सामने आए और अपना स्पष्ट करें स्टैंड कि इस मुद्दे पर उनका स्टैंड क्या है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखते रहिए आमने सामने। मैं ये नहीं पूछूंगा कि आप शौच के लिए कहां गए। मैं ये भी नहीं पूछूंगा कि अगर आप खुले में शौच के लिए गए तो क्या आपने अपने बच्चे की जान को खतरे में डाला? क्या आपके गांव की बच्चियों को खुले में शौच करते हुए किसी ने बुरी नजर से देखा? आप खुद समझदार हैं, सक्षम हैं। आप ये तो जानते ही होंगे कि हमारे देश में 70,000 से ज्यादा गांव के लोगों ने खुले में शौच की प्रथा को खत्म कर दिया है। गांव के बच्चे, महिला, पुरुष सब इस लक्ष्य में जुटे। निगरानी समितियां बनी जिन्होंने खुले में शौच कर रहे लोगों को समझाया, शौचालय बनाया, उनका इस्तेमाल करना सिखाया। क्या आपका गांव भी बनेगा खुले में शौच से मुक्त? आइए स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए। अब नहीं तो कब? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने हम गांव वालों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए। सड़क के गड्ढों की फोटो खींच रहे हो? कोई खास बात है क्या? अरे काका, मेरे मोबाइल फोन में मेरी सड़क ऐप है, जिससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी जानकारी सरकार तक भेजी जा सकती है। सड़क से जुड़े सुझाव या शिकायत पर सरकार वाजिब कार्यवाही करती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से जुड़ी कोई भी बात, मेरी सड़क एंड्रॉइड ऐप अब हर पल मेरे साथ। जैसे सूट टाइप, मुझे ये ग्रीन या फिर ब्राउन। ठीक है, आप ये पैक कर दीजिए। सेब कितने का दिया? बच्चे को संतरा ही पसंद है, यही दे दीजिए। अगर आप माँ बनने वाली हैं, तो HIV टेस्ट जरूर करवाएं। बच्चे को HIV से बचाने के लिए जल्द ही पता लगाना और वक्त पे दवाई दिलवाना जरूरी है। करें वही जो बच्चे के लिए हो सके। हर सरकारी अस्पताल के ICTC में HIV की जांच एवं सलाह मुफ्त और गोपनीय है। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। जागो ग्राहक जागो। और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। फतवा जब जारी किया जाता है तो उसे मजहब का चोला उड़ाया जाता है, ताकि ये डर पैदा हो कि जब आप फतवे का विरोध करेंगे यानी कि आप इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। मौलाना हमारे साथ मौजूद हैं। मौलाना, ये तो एक सोची समझी चालाकी या रणनीति या ये तरीका है कि जब आप फतवा जारी करते हैं तो उसे मजहबी एक रंग देते हैं, और आप फतवे का विरोध करेंगे तो यानी कि आप इस्लाम का विरोध कर रहे हैं। देखिए, फतवा तो जाहिर बात है उसका काम ही मजहबी है, और जैसे मैंने कहा शोध के साथ किसी इस्लामी कार्य करना, उसका नाम फतवा है। बदकिस्मती ये है कि लोगों ने अपनी ज़ाती राय को भी फतवे का लिबादा ओढ़ के, यानी उसको ऊपर जो कपड़ा डालते हैं, जो लिबास करते हैं, उसको फतवे का नाम दे देते हैं। भाई, ये सच्चाई की बात यह है कि इस मुल्क, जैसे मैंने पहले भी कहा, इस्लाम के नज़रियाती तौर पे यकीनी तौर से मौसीकी एक हिस्सा वो है जो मौसीकी को क़तई नापसंद करता है। लेकिन इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार भारत में एक वर्ग जिसको सूफीज़म कहते हैं, वहाँ कव्वाली अपने पूरे रंगो शबाब के साथ चलती है।
इसलिए मैं समझता हूं कि बड़ी बिल्कुल आप सही करें, बड़ी चालाकी जब के आप साथ कहते हैं कि मौसीकी को नापसंद करते हैं तो यह आपका निजी मामला हो सकता है। मैंने क्या कहा, उसमें दोनों राय जो हैं, एक हिस्सा वो है जो मौसीकी को पसंद नहीं करता। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि मजहब को मानना नहीं मानना भी आपका निजी मामला है, आप नहीं तय करेंगे। देखिए, ये यौम कयामत के दिन अल्लाह से सीधे हर शख्स का वास्ता है, अल्लाह तय करेगा कि आपने क्या अच्छा क्या बुरा करा और उसका आपको सिला मिलेगा। बिल्कुल नहीं, उसी इसमें आप कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ये मौलवी कॉन्ट्रैक्टर नहीं है बीच में कि ये तय करेंगे कि किसी के साथ कैसा अच्छा व्यवहार होगा कि बुरा व्यवहार होगा, और आप ये करेंगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ये करेंगे तो आपको दोज़ख मिलेगा। सर्टिफिकेट बांटने की जिम्मेदारी तो किसी को नहीं थी। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान का तसव्वुफ या सूफीज़्म में जो मौसीकी की एक सबसे बड़ी पूरी वो है, अगर इन मौलवियों ने भारतीयता को पढ़ा होता, ये वही कोई भी लोग, क्या टॉलरेंट हो इनटॉलरेंट हो, अगर ये भारतीयता को पढ़ लें तो कम अज़ कम इस तरीके की अहमकाना हरकतें नहीं करें। इसी मुल्क में, इसी भारतीयता की पहचान में ख्याल, ठुमरी, मुजरा, गज़ल, ये वो चीज़ें थी जिनमें ज़्यादातर मुसलमानों ने अपनी भूमिका को निभाया है। इसलिए अगर एक 16 साल की बच्ची पर जो इस तरीके के ये अपनी राय को फतवे के तौर पे पेश कर रहे हैं, तो दर हकीकत ये उन 1000 साला भारतीयता की जो मुश्तरका तहजीब व तमद्दुन थी, जो बल एक साथ बढ़ी है, जिसने बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी अफगानिस्तान तक को प्रभावित किया है, ये कम अज़ कम उस नज़रिए को नकार रहे हैं, आग बंद करके अपनी राय को फतवा दे के इस्लाम को भी बदनाम कर रहे हैं और दूसरों में भी भ्रम फैला रहे हैं। प्रोफेसर अवस्थी, आपको लगता है कि ये जो भूमिका अदा कर रहे हैं ये तमाम मौलवी, इसका बहिष्कार पुरजोर तरीके से होना चाहिए? बिल्कुल, मैं ऋतु जी कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने तो फतवे जारी कर दिए, लेकिन अगर देश में एक बहुमत इन फतवों के या इस तरीके के फतवों के खिलाफ खड़ा होता है, विरुद्ध खड़ा होता है, तो इस तरीके के फतवे अपने आप स्वयं तिरोहित हो जाएंगे, अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनकी कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो लोग जो इस समय इस पूरे समाज में अपना कुछ अहमियत रखते हैं, वो लोग खड़े और कहें कि ये गलत है, बिल्कुल ये गैर संवैधानिक है, ये गैर धार्मिक है, गैर मजहबी है, इसमें कोई मजहब बीच में नहीं आता। और ऐसा बहुत ही सिलेक्टिव है। मैं जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले हैं, जिन्होंने भजन गाए हैं, जिन्होंने फिल्मों में काम किया, जो इस समय भी काम कर रहे हैं। तो क्या आप लोगों को लगता है कि आज उन लोगों को सामने आना चाहिए और इन तमाम लड़कियों के साथ खड़ा होना चाहिए, उन बुद्धिजीवियों को भी खड़ा होना चाहिए? उनके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। सिर्फ उनके साथ खड़े होने की बात नहीं है, बात यह है कि उनके खिलाफ यह कि आप गलत काम कर रहे हैं, उनको बताना चाहिए, उनको एहसास कराना चाहिए कि देश की राजनीति में इस तरीके की राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप मजहब का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी कि देश का संविधान जो अधिकार इन लड़कियों को देता है, उसको आप शरिया के माध्यम से नहीं रोक सकते। जी मौलाना, देखिए मेरा कहना है कि बिल्कुल, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चूंकि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, और ये बात मैं पूरे फख्र के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि भारत के प्रथम शिक्षा और सांस्कृतिक मिनिस्टर जो थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, जो एक मौलाना थे। साहित्य कला परिषद, साहित्य कला अकेडमी और ऐसे विशेष भरपूर कार्यक्रम उन्होंने करे जहां भारतीयता टपकती थी, बरसती थी और पूरे विश्व ने उसको देखा। उन्होंने तो कभी ये नहीं कहा, मैं समझता हूँ इन मौलवियों में से कोई भी अबुल कलाम आज़ाद के जूती के भी तक नहीं पहुँच सकता, उनके उस कद तक। उन्होंने भारतीयता को अपनाया उस तरीके से, जिनके शब्द थे कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ और भारत की सभ्यता, संस्कृति और इसका कल्चर, इसकी मौसीकी मेरा हिस्सा है और इसके बगैर मेरी पहचान अधूरी है। यही भारतीयता का नज़रिया होना चाहिए। इसमें ये सोकाल बुद्धिजीवी क्या किसी तरफ के भी हों, जब तक ये आके अपने इन चीज़ों से, अपनी इच्छाओं से विपरीत भारत के संविधान और भारतीयता के लिए आगे नहीं आएंगे, मैं समझता हूं तब तक ऐसे किसी कर्म को हम नहीं रोक सकते। अवस्थी, रामजस कॉलेज का पूरा मसला जिस तरह से उठा था और लोग जिस तरह से जुड़ने लग गए थे, वो मसला भी कुछ हद तक इसी तरह का था, जिसमें मैंने तो ऋतु जी जेएनयू का नाम लिया था। रामजस के मसले पे भी आपने देखा कि रामजस में जो देश के खिलाफ जिन्होंने नारे लगाए थे, उनको बाकायदा वहां बुला करके एक लेजिटिमेसी दी जा रही थी और वहां के छात्रों ने उसका विरोध किया और अल्टीमेटली उस प्रोग्राम को रद्द करना पड़ा। और जब रद्द कर दिया गया तो तमाम वो लोग जो आज कहीं नजर नहीं आ रहे, अचानक कहीं से बिलों से निकल करके 15, 20, 50 लोग जो है तख्तियां पकड़ करके हाथ में आ जाते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि आज उनको अभिव्यक्ति की आज़ादी, एक 16 साल की लड़की को गाने की आज़ादी के खिलाफ इस देश में कुछ लोगों ने फतवे जारी किए हैं, आज वो लोग कहाँ हैं कहाँ वो? सवाल ये है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए। फतवे जारी करने वाले तो अपने आप अप्रासंगिक हो जाएंगे, उनसे पूछा जाना चाहिए कि आज आप चुप करने वाले मुखर होकर बाहर निकलेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूं, जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है।
आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। क्या बात है राशिद, फर्स्ट डिवीजन में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी तुम उदास हो? लेकिन सर वो सोच रहे होगे कि खर्चा कहाँ से आएगा? हाँ, चिंता मत करो, क्योंकि अब तुम्हारे साथ है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप। फेलोशिप हमारे लिए सर? हाँ, तुम्हारे लिए और अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने किसी भी सरकारी विश्वविद्यालय से जूनियर रिसर्च फेलोशिप या एमफिल के लिए आवेदन दिया। मदद हमारी, मंजिल आपकी। भैया 2 कोल्ड ड्रिंक देना। 30 रुपए दे दो। पर MRP के हिसाब से तो सिर्फ 24 रुपए हुए। MRP को छोड़ो, ठंडा करने के लिए बर्फ भी तो लगता है। पर आप MRP से ज्यादा नहीं ले सकते, ये गलत है। जी हाँ, MRP जानना हर ग्राहक का हक है। अगर कोई दुकानदार MRP से अधिक डिमांड करे तो उसके खिलाफ अपने राज्य के विधिक माप विज्ञान विभाग में शिकायत करें। आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की भी मदद ले सकते हैं। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है? वो देखो, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आमने सामने में आज हम चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से फतवे जारी करे हैं। हाल ही में जिस 16 साल की लड़की को असम की जो है नाहिद आफरीन, उसे फतवा जारी किया गया है। जो उदारवादी बुद्धिजीवी मुसलमान भी है, उसका भी कहना है कि मौसीकी को लेके कुरान मजीद में जिस तरह से कहा गया है उसके तहत उसका कहना है कि घर की 4 दीवारी में आप संगीत सुन सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं। मैं मौलाना हमारे साथ यहाँ पर हैं स्टूडियो में, उनसे जानना चाहूंगी, मौलाना आपसे जानना चाहूंगी, क्या इस परिभाषा को बदलने की जरूरत है? क्योंकि अब इस परिभाषा को मजहबी रंग दे के डराया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि प्रोग्रेसिव जो मुसलमान है उसको बाहर आना चाहिए, बुद्धिजीवियों को निश्चित रूप से बाहर आना चाहिए, लेकिन साथ में क्योंकि इस्लाम से बार बार इसको जोड़ा जा रहा है, कुरान से जोड़ा जा रहा है, मजहब से जोड़ा जा रहा है, इसमें जरूरत है आप जैसे लोगों की बाहर आने की? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, या आप आने वाले समय में क्या इस तरह का कुछ काम करने जा रहे हैं कि इन लड़कियों को थोड़ी मजबूती मिले? देखिए, मैं तो प्रोग्रेस नहीं बल्कि मैं कहता हूं कि बहुत से लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिसमें अमीर खुसरो मैं समझ सबसे बड़ा उदाहरण थे, जिन्होंने मौसीकी को तेकतार से सहतार तक, तबला और मौसीकी और क्या क्या चीज़ें जो हैं उन्होंने सिर्फ ईजाद नहीं की बल्कि भारतीय तसव्वुफ या भारतीय रूहानियत आध्यात्मिकता में संगीत को अनिवार्य कर दिया। तो इसलिए ये कहना कि उसमें कहा, मैं फिर कह रहा हूँ, इस्लामी हुदूद जो हैं उसमें हम में से किसी को अधिकार नहीं कि हम कहें कि उसको बदल दीजिए, लेकिन जो लोकल परिप्रेक्ष्य होता है जो उस पर अब मैं समझता हूँ, अगर जो सऊदी अरब है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहता है, इस्लामी रिपब्लिक ऑफ ईरान है, इनके जो नेशनल एंथम होते हैं उसके अंदर भी तो मौसीकी का इस्तेमाल हो रहा है या नहीं होता है। फिर मैं इन मौलवियों से एक बात और पूछना चाहता हूँ कि अगर आप आसाम और बंगाल का देखें, जहाँ मुसलमानों के सरनेम से पता ही नहीं चलता कि उनका मजहब क्या है, खांडेकर, चौधरी, खानदाल, ये वो, इसलिए मेरा कहना है कि बहुत सारी चीज़ों को, मजहब को अपनी बुनियाद तो बनाइए, लेकिन साथ साथ जो लोकल कल्चर है, जो संस्कृति है, जो सभ्यता है, उसको आपका परिपालन करना पड़ेगा। इन बच्चों ने कोई गलत कार्य नहीं किया है। वो इंडियन आइडल जब थी वहाँ से निकल के आई, उसने अपने तौर पे इसको सीखा है। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को हमको उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और अवस्थी जी की आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए मैं कहूँगा, ऐसे मौके पे उन लोगों को भी, इस देश में सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, अवस्थी जी मेरे साथ इस पर इत्तेफाक नहीं करें, इस देश में हद से ज़्यादा सेकुलर और हद से ज़्यादा अपने आप को जो धार्मिक लोग, क्या वो हिंदू या मुसलमान, जिन्होंने भी सिद्ध किया है, वो संविधान को चुनौती देते हैं। आपका ये मानना है, ये हम माने कि जो 46 मौलवियों ने फतवा जारी करा है वो छुटभइये हैं,
वो अपनी दुकान चलाने के लिए, महज अपनी एक कैसे पॉपुलैरिटी मीडिया में लाने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं? क्या आप ये कह के सिर्फ खारिज कर रहे हैं उन्हें? अभी मैं समझता हूं कि शोध के कार्य को सड़क पे लगने वाली पगडंडी तक ये लोग लेके आ गए हैं। इनको मुफ्ती कहना, इनकी राय को फतवा कहना भी मैं समझता हूँ फतवे जैसे अर्थ शब्द का अनादर है, और मैं इनका किसी सूरत में सम्मान नहीं, बल्कि इनके खिलाफ समाज को भी आना चाहिए, और जो सही मुफ्ती हैं उनको इनके खिलाफ फतवे देना चाहिए कि ऐसे लोगों को फतवे का कोई अधिकार नहीं है, या फतवे जैसी कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए। अवस्थी जी, लास्ट में आपसे कमेंट चाहूंगी। मैं देहलवी साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि वास्तव में फतवा ऐसे समय पे होता है, जो कोई गा रहा है या नहीं गा रहा है इस पर फतवा नहीं होना चाहिए, ना होता है ना हो सकता। और सही इन्होंने कहा कि अपनी व्यक्तिगत पॉपुलैरिटी के लिए इस तरीके के काम करते हैं, इस तरीके के, वो वास्तव में उसके अधिकारी भी हैं कि नहीं, इसको भी कोई सर्टिफाई करने वाला नहीं है। जो मर्जी आकर के यहाँ पे फतवा दे देता है, और एक फतवा शब्द इस तरीके से इस्तेमाल होने लगा है जैसे ये पता नहीं कि कोई भी आकर के फतवा दे सकता है। इसलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश में संविधान सर्वोच्च है, देश में संविधान के तहत सबको मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। इस देश में एक ऐसा वातावरण पैदा हो जहां ना कोई बहुसंख्यक हो ना कोई अल्पसंख्यक हो, हम अधिकार मुझे भी मिले, देहलवी से आपको भी मिले हैं, इनको अपनी तरह से जीवन जीने का हक है, मुझे अपनी तरह से जीवन जीने का हक है। हम कहाँ अलग अलग हैं? ये अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन इस देश की राजनीति ने कुछ लोगों को अल्पसंख्यक बना करके उनको लूटने का काम, उनको बेवकूफ बनाने का काम, उनको भ्रम में रखने का काम किया है। हमारे मेहमानों का भी यही मानना है, और आज की इस चर्चा का निष्कर्ष भी यही है कि भारत के संविधान ने सभी को मौलिक अधिकार दिए हैं, इसको परे करते हुए कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक में फर्क करते हुए। तो जिस तरह से इन फतवों की जो राजनीति की जा रही है उसकी भर्त्सना करने की जरूरत है, और आज सबसे ज्यादा जरूरत है उन तमाम बुद्धिजीवियों की सड़क पे निकलने की, इन लड़कियों को मजबूत करने की, जो फतवा जारी कर रहे हैं मौलवी उनके खिलाफ खड़े होने की, कि इस तरह के फतवे किसी की आजादी को रोक नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और चर्चा के लिए। आमने सामने में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।